सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अगर पानी कहीं से गुजर के जा रहा हो किसी पाइप से, उस पानी का जो मैस है वो m है, तो जितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है उसकी पहली वेलोसिटी v है। जब वो दीवार के साथ टकराएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, या ये कह लेंगे जब वो दीवार के साथ टकरा रहा है तो दीवार उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अब जब फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। पीछे आपको पढ़ाया गया था, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हम इधर यूज़ करेंगे। अब यही बातें मैं इधर लिखूँगा, तो अब इसको ज़रा करते हैं। बहुत आसान बेटा, आप इसकी थ्योरी को गौर से देखें और कोशिश करें इसको खुद सारा एक्सप्लेन करने की बजाय आप इसको रट्टा लगाएं। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास पानी है, वो फ्लो कर रहा है। कंसीडर, फ़र्ज़ करें जी, वाटर ऑफ मैस m, ऑफ मैस m मैस का पानी जो है इज़ फ्लोइंग, या मूविंग भी आप कह सकते हैं, इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप विद इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है वी आई जो है वो किसके इक्वल है, v के इक्वल है। क्लियर हो गया? अच्छा, एंड देन और बाद में क्या हुआ, इट स्ट्राइक्स, इट टकराता है, स्ट्राइक्स विद अ वॉल, एक दीवार के साथ टकराता है। किसके साथ टकराता है? पानी जाता जाता, ये ग्रीन कलर में वाटर है, दीवार के साथ टकराया तो डेफिनेटली दीवार इस पानी के ऊपर आगे से क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ये दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा, एक्शन कह लें, और आगे से दीवार इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, रिएक्शन होगा। तो बाहर एंड द वॉल exerts a force on water, दीवार इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और उस फोर्स को आप कह लें वो फोर्स कितनी है, विच इज़, उसको हमने क्या नाम दिया है, एफ डैश का। कि आगे से जो दीवार ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है उसको हमने एफ डैश का नाम दिया। अब जब फोर्स लगती है बेटा तो क्या चेंज होता है बेटा, इट्स मोमेंटम चेंजेस। फोर्स लगने से क्या चेंज होता है कि जब फोर्स लगती है तो मोमेंटम m, पहले एम वी आई होता है, बाद में कितना हो जाता है, एम वी एफ, मोमेंटम चेंज हो जाता है। एंड इट्स वेलोसिटी, यानी कि जो पानी की वेलोसिटी है टकराने के बाद, बिकम्स वी एफ, और टकरा कर रुक जाएगा ना, तो जब रुक जाती है चीज़ तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? अच्छा जी, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी आपने थोड़ी सी बात लिखी। अब आप थोड़ा सा इसमें वो रेफरेंस दें कि एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है, फोर्स किसी भी चीज़ पे लगाई जाती है, इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हुआ है वही उस पर लगाई गई फोर्स के बराबर होता है। कि ये जो चेंज हुआ है बेटा, ये मोमेंटम चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज है वो उस पर लगाई गई फोर्स के बराबर है। तो अब मैं इसी को ज़रा आगे लिखता हूँ। देखें जी, यहाँ पे जो आगे से दीवार ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है, वो कितनी है, एफ डैश। और फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला ना, मैं पहले सिंपल फार्मूला लिखने लगा हूँ कि एफ डैश बराबर होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी के, इसके बराबर होगा ना। अच्छा, इससे फिर आगे ये फाइनल हमारे पास फार्मूला बनेगा। मैं वो इधर लिखता हूँ, पहले इसको सिंपल कर लें। एफ डैश इक्वल्स टू एम वी एफ बेटा कितना है, ज़ीरो है, एम वी आई बेटा कितना है, वी है। ऐसे ही ना हसन, टी नीचे वैसे ही रहा, ये वैल्यूज पुट की है हमने।
अच्छा इसको सिंपल करें तो ये टर्म तो सारी ज़ीरो हो गई ना, ये टर्म क्या होगी सारी, ये पहली टर्म ज़ीरो और आगे बच क्या जाएगा माइनस एम वी और नीचे क्या बच गया टी। तो ये वो फोर्स है जो दीवार ने किसके ऊपर लगाई है, पानी के ऊपर, जब वो जाकर उसके साथ टकराया। तो हमने कहा था कि जो एफ डैश है समझ लें वो एक रिएक्शन है विच इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, जो किसने लगाई है, वॉल ने, दीवार ने लगाई है ऑन वाटर। जब वो रिएक्शन था तो इधर वाला क्या होगा, एक्शन होगा। तो अब पानी ने कितनी फोर्स लगाई है वो इतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट। सो एफ, सिंपल एफ इज द एक्शन विच इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो किसने लगाई है, एक्सर्टेड बाय वाटर, किसने लगाई है, वाटर ऑन द वॉल। देखिए मैंने क्या कहा है कि एफ डैश दीवार ने लगाई थी, वो रिएक्शन था, और इधर से पानी ने जो दीवार पे लगाई है वो क्या, एक्शन है। दोनों इक्वल होंगे ना, न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो यही बात मैं इधर लिखने लगा हूँ कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट। कि अगर हमारे पास एफ वो फोर्स है जो पानी ने लगाई है, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और एफ डैश वो फोर्स है जो किसने लगाई है, दीवार ने लगाई है, इधर से पानी ने लगाई है, उधर से दीवार ने लगाई है, दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों में फ़र्क किसका है, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए, मुखालिफ सिमत को ज़ाहिर करने के लिए एक के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा दें। बात समझ आइए। अच्छा एफ डैश तो अभी हमने फाइंड किया है, इधर पुट करें ज़रा इसको, क्योंकि हमें एफ फाइंड करना था जो फोर्स वाटर लगा रहा है। सो एफ इज़ इक्वल टू माइनस एफ डैश कितना आया है, माइनस एम वी ओवर टी। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एम वी ओवर टी। क्लियर हो गया जी। तो ये वो फोर्स है जो कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। क्लियर हो गया। यही हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जब भी पानी कहीं से फ्लो करता है, कहीं से गुजर के जाता है, तो आगे वाली पड़ी हुई चीज़ों के ऊपर जितनी भी वो फोर्स लगाता है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। अच्छा इसको आप और सिंपल कर सकते हैं, ज़रा मुझे वो डस्टर दे दें बेटा। चलें इधर देखें, इसमें मैं ये भी आप कह सकते हैं कि गौर से ज़रा बात को देखिएगा कि जो पानी ने फोर्स लगानी है इक्वल है किसके, पानी का मैस कितना है पर सेकंड, एक सेकंड में कितना पानी जाके टकराया है, ठीक है। दूसरा ये v क्या था, v था चेंज इन वेलोसिटी। क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जब पानी टकराया है तो पहले उसके वेलोसिटी वी एफ माइनस वी ए चेंज निकालते हैं ना, तो बाद टकराने के बाद वो रेस्ट में आ गया था, और उसके अलावा फिर उसके वेलोसिटी जो है वो बेटा जब हमने चेंज निकाला था, ये वाली जो चीज़ आई थी हमारे पास यहाँ पे टी, ये वेलोसिटी का चेंज था, ये वी यहाँ पे क्या शो कर रहा था, वेलोसिटी का चेंज, तो माइनस वी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो माइनस ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन वगैरह को उसको आप छोड़ें, वेलोसिटी का चेंज हमारे पास किसके बराबर आया है, वी के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, तो कहीं भी अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो किसके इक्वल है, मैस पर सेकंड कि कितना पानी गुजरा है एक सेकंड में, और उसके वेलोसिटी में चेंज कितना आया है। क्लियर हो गया। आगे वो एक एग्जांपल दे के आपसे वो इसकी डिमांड करेगा, इसको सॉल्व करें। तो अभी हम करते हैं इसी पैराग्राफ में, अगले पेज के ऊपर आप जरा आएँ, इसी टॉपिक में, सॉरी एंड पे लिखा हुआ है, देखें कह रहा है कि सपोज लास्ट से सेकंड लाइन, सपोज द वाटर फ्लो आउट फ्रॉम अ पाइप, पानी एक पाइप से बाहर निकल रहा है एट 3 kg पर सेकंड। 3 kg पर सेकंड का मतलब है
कि कितना मैस है 3 kg है और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड, और मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना है, एंड चेंज इन वेलोसिटी बेटा हमारे पास कितना है भाई, उसके वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड, उसके वेलोसिटी में चेंज आया 5 का, कितना चेंज आया है 5 का। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में, क्लियर हो गया। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 kg पर सेकंड, क्लियर हो गया। ये पहली टर्म को मल्टीप्लाई 5, ये वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। यूनिट साथ पुट करना है कर लें, नहीं करना ना करें। बहरहाल देखें भाई, अब हम क्या करेंगे, 3 × 5 करें, कितना बनता है 15 पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो किसके बराबर होता है, ये वाली चीज़ न्यूटन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, तो इतनी फोर्स आपका पानी लगाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, यूनिट आप ना भी पुट करें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप डायरेक्ट m/t की वैल्यू जो दी हुई है मैस पर सेकंड, वो वैल्यू बस 3 पुट करें और चेंज इन वेलोसिटी जितनी भी दी हुई है वो पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर है उसके साथ क्या लगा दें, न्यूटन लगा दें। अच्छा, ये टॉपिक पेपर में नहीं आता, फिर इसको पढ़ने का मकसद क्या है कि आगे अगर आप कहीं कोई टेस्ट वगैरह में अपीयर हों तो आपसे कुछ और केस दे के वो आपसे ये चीज़ डिमांड कर सकता है कि पाइप ले ले, उसमें पानी जा रहा है इतने किलो है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, बाद में उसकी वेलोसिटी ये हो गई है, हो सकता है यहाँ वेलोसिटी 0 दी गई थी फाइनल, वहाँ टकराने के बाद भी पानी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। तो आप पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्लियर हो गया, फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारा आपको चीज़ें दी जाएंगी, तो वहाँ आपको फिर ये सॉल्व करने का पता होना चाहिए, ठीक है। इसको करवाने का मकसद ये था इस टॉपिक को। अब इसके बाद एक और बात कि जो बच्चे बेटा उर्दू मीडियम से इंग्लिश में आए हैं उनको मोटिवेट करने लगा हूँ थोड़ा सा, कि अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, जब आप याद करवाने पे मैं आऊँगा तो फिर मैंने इतना नहीं आपको याद करने के लिए देना। ये फिज़िक्स में 80+ स्कोर करना, इसको याद कितना इसमें करना, वो थोड़ा सा ही मटेरियल होगा। तो अभी आप समझें, रिलैक्स हो के टिक के पढ़ें और कोशिश करें कि डेली का लेसन डेली तैयार करें, ठीक है कि नहीं। जब हम याद करने की तरफ जाएंगे तो फिर आ गए यार ये तो बड़ा आसान काम था, हर चैप्टर में से सर 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई 2-2 1-1 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताना है, ठीक है कि नहीं। उन बच्चों के लिए जिनके लिए मुश्किल होगी, बाकी जो कर सकते हैं उनको तो इंशाल्लाह सारा भी करवाएंगे। तो इस टॉपिक की समझ आ गई है। चलें, अब इसको आपने नोट करना है या बुक वाला ही करेंगे, आप नोट करना है, चलें फिर नोट कर लें। ये लें बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी कर लें, शाबाश, ये चीज़ नोट कर लें, बाकी देख लें, अगर सारा करना है तो सारा कर लें स्पीड लगा के। जो बच्चे वीडियो में लेक्चर को देखेंगे वो 2 मिनट वीडियो को आगे कर दें और आगे से फिर देख लेंगे कि ये बच्चे भी नोट कर रहे हैं।
ये हमने वही बातें लिखी हैं जो हमने की हैं टॉपिक में, ठीक है। इस तरह खुद से कोशिश करें चीज़ों को लिखने की, बजाय आप इसके कि आप बुक से सारा छापा लगाएं, रट्टा लगाएं, ना बंदे को याद रहता है इतना सारा, है कि नहीं। कोई एक दो टॉपिक तो चलो बंदा रट्टा लगा ले, पूरी बुक कहाँ बंदा रटता फिरे। तो बेहतर है कि बंदा समझ के बंदा चीज़ों को खुद लिखना उसको आना चाहिए। हो गया बेटा आपका नोट? इससे आगे क्या टॉपिक है? ठीक है, ये हो गया 7 नोट इस साइड वाला सारा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। चलिए बेटा, हो गया। चलें अब इधर देखें जरा। ये टॉपिक हमें बताएगा मोमेंटम से रिलेटेड ही है। एक्सप्लोसिव फोर्सेस ये है कि जब कोई चीज़ फटती है, धमाका होता है, तो वहाँ पे जो फोर्सेस लगती हैं। चलें, हमारे पास एक बम है, एक शेल है, तो ये भी एक्सप्लोजन नहीं हुई, तो इसका जितना भी मोमेंटम है वो इसका इनिशियल मोमेंटम है। जैसे पीछे गेंदें थी, जो भी, वो सारे अपने मोमेंटम के केसेस पड़े। अच्छा, कुछ देर के बाद ये एक्सप्लोड हुआ है, फट गया बम, तो इसके छोटे छोटे पीसीज हो गए। ऐसे ही होगा ना, पीसीज हो के इस तरह उड़ेंगे बाहर को, कोई इधर को कोई इधर को जा रहा है। तो ये बिफोर एक्सप्लोजन है और ये आफ्टर एक्सप्लोजन है, जैसे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन होता था। तो अगर हम बेटा बम का पहले वाला जो निकाल लें मोमेंटम, वो है इनिशियल मोमेंटम, और एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम है सब पार्ट्स का,
इसका 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 सब का टोटल करें तो वो मोमेंटम बनेगा आफ्टर एक्सप्लोजन। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये आइडिया होगा कि जितना भी मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद होगा उतना ही आएगा जितना क्या था एक्सप्लोजन से पहले था। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा उसने एक और एग्जांपल दी है कि अगर हम एक शेल लें, एक बम लें, हम उसको एक्सप्लोड करें। अच्छा, पहले जो उसका मोमेंटम है उसको कह लें वो पी आई है। एक्सप्लोजन होने के बाद उसके हो गए हैं 2 पीसेस। ज़ाहिर है एक बम के 2 छोटे छोटे टुकड़े हो गए, समझ आ गई एक्सप्लोजन के बाद। अच्छा, एक पीस चला गया इधर को और एक पीस चला गया इधर को। अब ये बिफोर फटने से, एक्सप्लोजन से पहले, आफ्टर एक्सप्लोजन। चलें, इसका जो मोमेंटम है P1 कह लें, इस टुकड़े का इसको कह लें P2। जब इन दोनों के मोमेंटम को ये फटने के बाद वाला जो मोमेंटम है ऐड करेंगे वेक्टर सम की मदद से। किसकी मदद से? वेक्टर सम ही होता है। वेक्टर एडिशन हमने पीछे पढ़ा था कि ये इसका मोमेंटम भी एक वेक्टर है, इसका मोमेंटम भी एक वेक्टर है। अगर इन दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो अगेन वही मोमेंटम बनेगा जो पहले था। तो अब एक्सप्लोजन के बाद वाले मोमेंटम को क्या कहते हैं? फाइनल मोमेंटम। क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे कि इन दोनों पार्ट्स का, पीसीस का जब मोमेंटम फाइंड करेंगे वो बन गया फाइनल, और वो अगेन उतना ही आएगा जितना एक्सप्लोजन से पहले था। तो अगेन वही बात कि पी एफ जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल आएगा? पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम के। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। कि अगर पहले 5 न्यूटन सेकंड था तो बाद में भी कितना आएगा? अगर पहले 0 न्यूटन सेकंड था तो बाद में भी कितना आएगा? बात समझ आई है? मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, इसके बाद आगे है, उसने एक एग्जांपल दी हुई है गन एंड बुलेट की। किसकी एग्जांपल दी हुई है? गन एंड बुलेट के। उसके मोमेंटम की उसने बात की है, तो हम भी कर लेते हैं। कि एक गन है और उसमें एक गोली है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ गन बनाने की। ये वही टॉपिक है जो आपने मेरा ख्याल है 9th में पढ़ा था। ठीक है, 12 बोरी लग रही है मुझे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर एक गोली है, ये गोली है। बंदूक का जो अपना मैस है वो कितना है? कैपिटल एम। और जो गोली का मैस है वो कितना है? स्मॉल एम। यानी कि छोटा मैस, इसलिए हम स्मॉल एम से जाहिर कर लें। अच्छा है, अभी गोली नहीं चली तो हम कह लेते हैं कि बिफोर फायर, जैसे यहाँ बिफोर एक्सप्लोजन था, यहाँ बिफोर फायर है। तो गन एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स, ये गोली और बंदूक आपस में जो भी कर रहे हैं करें। तो बिफोर फायर इसका मोमेंटम कितना बनेगा? देखें जी, बिफोर फायर मोमेंटम इक्वल आएगा बंदूक का मैस ज़रब बंदूक की वेलोसिटी। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मैस ज़रब वेलोसिटी। कि कोई चीज़ कितनी वेलोसिटी से चल रही है और उसका मैस कितना। अच्छा, जब गोली नहीं चली तो बंदूक तो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? प्लस गोली का भी मोमेंटम देख लें, टोटल दोनों का गोली चलने से पहले। तो गोली का मैस स्मॉल है और गोली भी रेस्ट पे है, तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो बिफोर फायर हमारे पास मोमेंटम कितना बन गया? 0 न्यूटन सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि आपने चला दिया गोली, आपकी होगी लड़ाई, ठा ठा हो गया। ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर फायर आपने गोली चला दी है और क्या हुआ कि आपका जो मोमेंटम है वो कितना बनेगा? बेशक लिख लें मोमेंटम आफ्टर फायर, और इसके ऊपर लिख लें मोमेंटम बिफोर फायर। अच्छा, आफ्टर फायर मोमेंटम क्या बनेगा? देखें जी, अब बंदूक का मैस तो एम ही रहेगा। बंदूक पीछे को झटका खाएगी, रिकॉइल करती है कि नहीं? बंदूक जितनी वेलोसिटी से पीछे को आएगी उस वेलोसिटी को कह लें वी डैश। क्या कह लें? और आगे गोली का भी मोमेंटम देख लें।
गोली गई आगे को, उसका मैस m है और जितनी वेलोसिटी से गई है वो कितनी है, v वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? तो ये वो मोमेंटम है जो कि बंदूक का बना है किसके बाद, आफ्टर फायर के बाद। किसके बाद? आफ्टर फायर के बाद। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कानून के मुताबिक, मोमेंटम के कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, बस वे साथ इसको भी कोई गोली तंग कर रही है कि नहीं, कोई गोली चलो याद नहीं। चलें अब देखें, हमारे पास मोमेंटम के कानून के मुताबिक जो बाद वाला मोमेंटम है या पहले वाला मोमेंटम वो किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, बाद वाला पहले वाला या पहले वाला बाद वाला। अब फाइनल कितना आया हमारे पास, एम वी डैश, यही आया ना। इसको बेटा पी एफ कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पी आई कहते हैं, इब्तदाई मोमेंटम। एम वी डैश प्लस एम वी, और पहले कितना था, ज़ीरो था। कितना था, ज़ीरो। ठीक। अच्छा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एम वी को उधर शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, एम वी डैश बराबर है माइनस एम वी। अच्छा, ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है? लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब देखें, ये हमारे पास है आफ्टर कोलिजन और ये है बिफोर कोलिजन। मोमेंटम इक्वल रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। अब ये इक्वेशन तो कुछ और ही हमें बता रही है, एक साइड पे ज़ीरो है, एक साइड पे कुछ और आ रहा है कि? अब ये ज़ीरो कैसे होगा? हमने देखा कि ये प्लस वाली को उधर शिफ्ट करें तो ये कुछ बन रहा है। ये कहानी हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि ये वो मोमेंटम है जो बंदूक का मोमेंटम है आफ्टर फायर, और ये वो मोमेंटम है जो किसका मोमेंटम है, गोली का। एक के साथ माइनस आ रहा है कि दोनों के मोमेंटम क्या है, आपस में ऑपोजिट हैं। कि अगर एक +5 है दूसरा क्या है, -5। जब इन दोनों को, अगर एक +5 है तो दूसरा -5 है, तो सम करके जवाब क्या आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे भी ज़ीरो ही बन रहा है। क्लियर हो गया जी? जितना मोमेंटम आफ्टर फायर है उतना ही बिफोर फायर था। तो देखें, बिफोर फायर 0 था तो आफ्टर फायर भी हमने देखा कि दोनों गोली और बंदूक के मोमेंटम इक्वल हैं और डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट हैं। एक प्लस में और एक इसमें है, तो आफ्टर फायर भी 0 ही आ रहा है। अब तो ये मैं स्टेटमेंट इसके साथ लिख सकता हूँ कि आफ्टर फायर द मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट विल बी इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और जब दोनों को सम करेंगे तो आंसर अगेन कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आप ये अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन द बुलेट इज फायर्ड द गन जो है, जो मैंने बात कही थी वही मैं लिखूंगा, द गन रिक्वाइल्स, गन पीछे को आती है, विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ, v डैश के साथ, एंड मैस ऑफ गन, और जो गन का मैस है वो कितना है, इज m, एंड द गोली क्या लो, and the bullet moves in the forward direction। बुलेट किधर को जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। अभी हमने कहा था कि v वेलोसिटी से गोली आगे को जाएगी। एंड इट्स मैस, और जो बुलेट का मैस है वो कितना है बेटा, स्मॉल है। क्लियर हो गया जी? तो अगेन हमने देखा कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर जो है, अगर वो 0 था तो बाद में सम करके भी आंसर क्या आ रहा था, इक्वल ही आ रहा था। मोमेंटम आफ्टर फायर, ये दोनों आपस में इक्वल ही आ रहे हैं। क्लियर हो गया जी? अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं
देखें जी, ये है हमारे पास बुलेट का मोमेंटम, उसका मैस है m, उसकी वेलोसिटी है v। ये है गन का मोमेंटम, उसका मैस m और उसकी वेलोसिटी है v डैश। अब एक बात यहाँ पे ये काबिल गौर है कि हमने ये इक्वेशन बता रही थी कि दोनों मोमेंटम आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो गोली का तो मैस बहुत कम है, चलें गोली का मैस है 1, गोली जितनी वेलोसिटी से आगे हो गई है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तेज़ जाती है, तो उसकी वेलोसिटी कह लें 10। तो मोमेंटम टोटल कितना बन गया, 10 बन गया ना। इस तरह नीचे आए, नीचे केस में चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी, बंदूक का मैस ज़्यादा है और बंदूक की वेलोसिटी क्या है, समझ आ रही है। तो टोटल अगेन कितना आएगा, 10 नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं, एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ताकि मोमेंटम इक्वल रहे, और एक की वेलोसिटी कम होगी जिसका मैस ज़्यादा है। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास है कि आप कहेंगे कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, गोली की जो वेलोसिटी है इज लार्ज एस ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ गन। किसकी वेलोसिटी से, गन के वेलोसिटी से। क्लियर हो गया जी। उसकी वजह यही है, बिकॉज आप लिख दें अगर और लिखना है तो, बिकॉज द मैस ऑफ बुलेट, बुलेट का जो मैस है इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू गन। किसकी निस्बत, तो जिसका मैस ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जिसका मैस कम है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ताकि टोटल मोमेंटम इक्वल ही रहे। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंड जी। हाँ, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो एक का अगर माइनस में कह लें तो दूसरा किस में कह लें, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ गन, तो एक 10 है तो दूसरा कितना होगा, -10। तो आंसर कितना आएगा, तो आफ्टर फायर मोमेंटम 0 ही रहेगा जितना बिफोर फायर था। ठीक है, तो बहरहाल ये बेटा आप नोट कर लें। एक और बात कि अगर आपने बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे को गई है वो फाइंड करनी है, तो v डैश को इधर ही रहने दें, ये कैपिटल M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे को आई है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए ये फार्मूला है। तो बेटा ये आज का हमारा काम था, इसमें से जो नोट करना आपने कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।